हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, है ना। हाई स्कूल सेकेंडरी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी, है ना। आपके बोर्ड में क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और सीबीएसई में क्या कहते हैं? हाई स्कूल, यानी 9th एंड 10th। तो आपका जो बच्चों हम पढ़ा रहे थे सिलेबस में बच्चों आप लोगों ने पहले दो चैप्टर पढ़ लिए, है ना। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आप पढ़ रहे हैं अब सेकेंड मॉड्यूल में। सेकेंड मॉड्यूल क्या है आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। ये जो सेकेंड मॉड्यूल है बच्चों, इस मॉड्यूल में आप लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि साइंस की बुक का 4th चैप्टर। पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का था, दूसरा तीसरा आपका केमिस्ट्री का था, और चौथा आपका किसका है? 4th चैप्टर किसका है बच्चों? केमिस्ट्री में फिर से। तो 4th चैप्टर है क्या आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम लोग? इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। क्या पढ़ेंगे बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी बैलेंसिंग क्या होती है और कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा बच्चों, ये आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर क्या है बच्चों हमारा? हमें आज पढ़ना क्या क्या? सबसे पहले जानो, हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ना। क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि आखिर केमिकल रिएक्शन की खास खास बातें क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दो अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। फिर उसकी बैलेंसिंग हम आज स्टार्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात आती है बच्चों, डेफिनेशन क्या है ना। डेफिनेशन क्या है? देखो मैंने कहा केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसी प्रोसेस है ना बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो। पहले हमारे पास कुछ और था, रिएक्शन के बाद या उस प्रोसेस के बाद हमें जो सब्सटेंस मिला वो बिल्कुल नया है। और नया किस आधार पे, किस बेसिस पे है? हमने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एकदम नया हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा यहां लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, वाटर से रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, याद रखना बच्चों क्लोरोफिल लिख देता हूं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस स्टेट में, और साथ में बनाता क्या बच्चों? ऑक्सीजन गैस, ठीक, ऑक्सीजन गैस। लो इसको बैलेंस किए दे रहा हूं। तो ये जो प्रोसेस हुई, देखो पहले हमारे पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। आप खा नहीं सकते, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, वाटर से आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन आप जानते हो बच्चों ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज यही आपको खाने में, यही आपको एनर्जी देता है। बात समझ में आई बच्चों? यही आपको एनर्जी देता है। तो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों ने आपस में एक छोटी सी प्रोसेस की। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा बच्चों? केमिकल रिएक्शन। क्या कहा हमने? केमिकल रिएक्शन। किस किस चीज की प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बनाया क्या? मैंने कहा ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अलग है। किस बेसिस पर? मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इस कारण से ये जो प्रोसेस है आपकी, ये जो रिएक्शन है आपके बच्चों, इसको क्या कहा जाएगा? केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है जी? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से अलग हो, या यूं कह दूं कि
नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना, विद इक्वेशन मैंने बता दिया। एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो ये हो गई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो ये हो गई। डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होना उसको देखो, थोड़ा सा रिएक्शन बताते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपने ग्लूकोज लिया है, आपने ग्लूकोज लिया, उस ग्लूकोज की टूट करके ग्लूकोज का क्या हो बच्चों, ग्लूकोज का जो है हम एक तरह से कह सकते हैं डिकम्पोजिशन होने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो एनर्जी जो मिलती है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कह देते हैं, है ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। बायो वाले टीचर के पढ़ लेना डाइजेशन कैसे कहते हैं वो लोग, हम तो यही जानते हैं। देखो हम क्या बताते हैं, हम कहते हैं C6H12O6 ये प्राणी है, इस प्राणी को क्या कहते हो तुम लोग, ग्लूकोज कहते हो, है ना, ग्लूकोज कहते हो। मैंने कहा मैं इसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या कर दूंगा, बर्न कर दूंगा। आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है बच्चों, बर्निंग होती है ग्लूकोज की बर्निंग होती है, इसी प्रोसेस को आप डाइजेशन कहते हो। तो जब बर्निंग करते हो तो आपको मिलता क्या है, CO2 गैसेस स्टेट में, है ना। आप पढ़ते हो कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो, बाहर निकालते हो। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकली, ग्लूकोज की बर्निंग के बाद। ग्लूकोज को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चों, वाटर मिलेगा, और इसके साथ में आपको लार्ज अमाउंट में हीट मिलेगी, है ना। क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट में हीट मिलेगी। हीट के लिए हम डेल्टा साइन लगाते हैं। डेल्टा देखो यहाँ थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, देखो साफ साफ बना दे रहा हूँ, ऐसे जैसा ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, ट्रायंगल बनाते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में आपका बनता है। तो हमने कहा एक ऐसी प्रोसेस जहां पर पुराना वाला सब्सटेंस जो था वो टूट करके या किसी अदर प्रोसेस के थ्रू, या टूट करके जुड़ करके किसी भी प्रोसेस के थ्रू एक नया सब्सटेंस बना रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने वाली सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से क्या है बच्चों, अलग है। तो इस प्रोसेस को भी हमने क्या कह दिया बच्चों, केमिकल रिएक्शन कह दिया। बात समझ में आ रही, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया। देखो इतनी छोटी सी डेफिनेशन थी, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोगों को आ गया होगा। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन की। देखो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने ये तो जान लिया कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, लेकिन कुछ खास चीजें होनी चाहिए जो कि हमको बता सके कि हाँ ये चीज तो कंफर्म है किसी केमिकल रिएक्शन में होगी ही होगी। तो हमने कहा सबसे पहली चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है बच्चों, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने रिएक्टेंट से कोई प्रोसेस की और कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक, और उस प्रोडक्ट से कोई प्रोसेस की और हमारा रिएक्टेंट वापस मिल गया, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोसेस की तो प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट से प्रोसेस की तो रिएक्टेंट मिल गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे H2O, है ना, इसको आप जो है लिक्विड स्टेट में था, आपने गर्म किया तो वेपोराइज हो गया, H2O गैस में बदल गया, और जैसे ही आपने ठंडा कर दिया, क्या हुआ, वापस से H2O लिक्विड बन गया। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इरिवर्सिबिलिटी किसको कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी किसको कहते हैं, ध्यान सुनना। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक इक्वेशन बताई थी, उसी लिए बताई थी। देखो इरिवर्सिबिलिटी के लिए बताने जा रहा हूं। मैंने कहा C6H12O6, ठीक, इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मिला क्या, CO2 प्लस H2O, है ना। रिएक्शन बैलेंस कर लो। और मैंने कहा CO2 6CO2 प्लस 6H2O ये मिलकर क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2। आपने कहा सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला था और इसी प्रोडक्ट की रिएक्शन करके हमने क्या बना लिया, वापस से पुराना वाला रिएक्टेंट। तो आप कहते हो सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को आप रिवर्सिबल क्यों नहीं कह रहे। ध्यान सुनो, रिवर्सिबल हम तब कहेंगे जब प्रोसेस इन्वर्ट करने पर प्रोसेस बदल दे। देखो यहां मैंने इसको कैसे बनाया था, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अगर हम ऐसा करते कि सनलाइट हटा देते और अंधेरा कर देते,
सनलाइट हटा देते, अंधेरा कर देते, अंधेरा हो जाता और क्लोरोफिल हटा देते, ये दो चीजें हटा देते। इनको दे करके, इनको ला करके हमने ये प्रोसेस कराई थी, है ना। अगर मैं इसको हटा लेता दोनों को और वापस से 6CO2 और 6H2O से ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता तो हम कहते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है। हमने कहा रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए मैंने सनलाइट और क्लोरोफिल दिया था और इस रिएक्शन को कराने के लिए मैंने हीट का यूज किया है। किसका यूज किया बच्चों? हीट का। अगर गर्म करने पर ये बना, ठंडा करने पर ये बन जाता, है ना। प्रोसेस पलट दो, प्रोसेस पलट दो। हीट करने का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोल्ड करना, है ना। कोल्ड कर देना या कूल कर देना, जो भी कह लो, इंग्लिश वाले हो तो कूल कर दो, है ना। हीट करने पर आपकी रिएक्शन इधर जा रही है, कूल करने पर वापस आ जाए तो आप कह दो रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन आपने कहा सर गर्म कर रहे हैं, जब बर्न कर रहे हैं, उल्टा कर दिया मैंने, क्या ऊपर बर्न करोगे तो ये बनेगा, नीचे वाले में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होगा। रिएक्शन ऊपर नीचे लिख दिया था, कंडीशन थोड़ा ध्यान दे देना उसको, है ना। मैंने कहा कि गर्म करने पर हमको ये मिला है, ठंडा कर दूं तो हमको ये मिल जाए, है ना। प्रोसेस इन्वर्ट कर देने पर अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। लेकिन हमने कहा प्रोसेस पलट देने पर हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसे है बच्चों? इरिवर्सिबल है। बात समझ में आई? इरिवर्सिबल क्यों है? बात समझ में आई बच्चों? चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड, कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनता। अच्छा, एलिमेंट याद होगा आप लोगों को, इसको चलो थोड़ा सा मिटा देता हूं। अरे ये गया। एक ही रिएक्शन बताई बच्चों मैंने, इसी से काम चल जाएगा। इसमें मैंने कहा कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा, तो ये जो रिएक्टेंट की साइड है, इतनी पूरी रिएक्टेंट की साइड है ना, और ये पूरा क्या बच्चों? प्रोडक्ट का साइड है। तो रिएक्टेंट की साइड में एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन कौन से एलिमेंट? मैंने कहा एक कार्बन है, ये देखो, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, और तो कोई है नहीं, है ना, और तो कोई है नहीं। मैं इधर देखता हूं प्रोडक्ट के साइड में, पहला एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट बच्चों हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। मात्र 3 एलिमेंट, यही 3 एलिमेंट इधर भी, यही 3 एलिमेंट इधर भी है। तो कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा। रिएक्शन के दौरान कभी भी, मैं आपसे जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा था तो मैंने यही बताया था कि कभी भी रिएक्शन के दौरान एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, एटम खत्म नहीं होते, और ना ही कोई नया एटम बनता है। याद आया जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा था? बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है कि अगर आपने क्या कहा कि सर ऐसा है, कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, है ना, वो वहां भी काम कर रहा था, यहां भी काम कर रहा है, वो लॉ हर जगह काम करेगा। तो यहां पर भी देखो कह रहा है कोई नया एलिमेंट नहीं बन रहा, कोई नया एटम भी नहीं बन रहा। जितने नंबर ऑफ एटम्स इस साइड थे उतने ही नंबर ऑफ एटम इस साइड भी होंगे, और जितने कार्बन के एटम्स इस साइड हैं उतने ही कार्बन के एटम इस साइड भी होंगे। हाइड्रोजन जितने इधर हैं उतने इधर भी होंगे, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ही ऑक्सीजन इधर भी होंगे। तो ना तो नया एटम बनता है और ना नया एलिमेंट बनता है। तो हमने सीधा सीधा कह दिया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड, कोई भी नया एलिमेंट बनता नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी नया एलिमेंट बनता नहीं। आगे देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो एक इजी एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने कहा एक गैस था आपका H2, ठीक, दूसरी गैस थी आपकी O2। आपने कहा इन दोनों को आप बर्न करेंगे तो आपका बन जाना चाहिए H2O, ठीक, क्या बन जाना चाहिए? H2O। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने कहा कि जब इन दोनों को बर्न करोगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करोगे तो वाटर बन जाना चाहिए।
मैंने कहा ना तो नया एलिमेंट बनेगा ना नया एटम बनेगा, तो होगा क्या, एटम्स जिस तरह से अरेंज हैं, है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो अरेंजमेंट है और यहां पर जो अरेंजमेंट है उसको बदल दूं, उसको मैं क्या करूं बच्चों, बदल दूं। तो जो भी हमारे पास अरेंजमेंट है उसको अगर बदल दिया जाएगा तो आप कहोगे सर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। एटम्स की अरेंजमेंट बदल दी जाए, आपने कहा सर प्रूफ कीजिए, मैंने कहा ठीक है चलो। H2 कैसा होता है, हाइड्रोजन, फिर बगल में हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीजन ऐसा होता है क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक। लेकिन हमने कहा जो H2O होता है, एक साइड में हाइड्रोजन, फिर बगल में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन बगल में हाइड्रोजन, है ना। यहां देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बगल में थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बगल में थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बीच में आ गया, एक साइड हाइड्रोजन दूसरी साइड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के बगल में कोई ऑक्सीजन नहीं। तो मैंने कहा एटम्स का क्या हो गया बच्चों, रीअरेंजमेंट हो गया। एटम्स का क्या हो रहा है बच्चों, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर ये प्रोसेस हमारी केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे। आपकी बुक में बच्चों जैसे अगर कुछ बच्चे पहले सीबीएसई या अदर किसी बोर्ड से पढ़े होंगे तो उन बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से रिलेटेड हैं, ये नहीं है, ये नहीं, ये अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग पढ़ते हो जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या आप लोग पढ़ते हैं कि सर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जिसको आप पीपीटी बोलते हैं, है ना, प्रेसिपिटेट। या आप लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया तो इवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, या इवोल्यूशन ऑफ हीट, HEAT, है ना। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फिर कई सारी ऐसी प्रोसेस आ जाती है तो इसको आप बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं, है ना, इसको आप बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ज़्यादातर बुक्स में 5 या 6 दिया हुआ है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक। इनको अलग अलग पढ़ना और अलग अलग लिखना। अब बात आती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। देखो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने कहा द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो भी आपका सब्सटेंस रिएक्शन की शुरुआत में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, रिएक्शन की शुरुआत में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, देखो यहां पर इस वाली रिएक्शन में, है ना। एग्जांपल देखो, मैंने कहा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम, ठीक। ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो 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 क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की शुरुआत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हमने कह दिया रिएक्टेंट। तो सीधी सीधी बात, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड क्या बच्चों, रिएक्टेंट्स। फिर देखो मैंने कहा जब प्रोडक्ट की बात आई तो मैंने कहा द सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो एज अ रिजल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं, जो एज अ रिजल्ट हमको मिलते हैं, ये रिएक्शन का रिएक्टेंट थे, इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की और प्रोसेस की एंडिंग में हमको क्या मिला, हमने कहा सर मैग्नीशियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में मिली जो इवॉल्व हो गई, है ना। तो ये दो चीजें हमको मिली, तो इन दो चीजों को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था उसको रिएक्टेंट कहेंगे। तो रिएक्टेंट शुरुआत में आया, प्रोडक्ट एंडिंग में आया। अंतर समझ में आया बच्चों, डिफरेंस समझ में आया। यही डिफरेंस, यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, यही डेफिनेशन बच्चों आपको एग्जाम में लिखनी है। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो अभी तक आपने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, आपने खूब डिटेल में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब आपको जानना है कि भैया केमिकल रिएक्शन हम जान तो गए, उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे कैसे। देखो लिखने के लिए आपने कहा, जैसे यहां मैंने कहा
व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत लेंदी हो गया। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती और ज्यादा लेंदी हो जाती, जैसे फोटोसिंथेसिस मुझको लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना, विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत लंबी बात हो गई, तो इसको हमको लिखने में कम से कम 3-4 लाइन जाएगा। तो हमने कहा सर ऐसा है, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि शॉर्ट में लिख दिया जाए, इतना लेंदी ना लिखना पड़े, हम उसको शॉर्ट में कर दें। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी को हम क्या कह देंगे बच्चों, इक्वेशन कह देंगे। क्या, कौन सी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। बात समझ में आई। तो जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर रिएक्शन ऐसा लिखा हो कि जिंक मेटल को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो मैंने कहा चलो इसको लिख देते हैं। मैंने कहा देखो, जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैंने रिएक्ट कराया, जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैंने रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और हमको देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें सीधा सीधा पता चल गई। जिंक हमने सॉलिड स्टेट में लिया था, ठीक, 1 मोल जिंक लिया था। यहाँ देखो HCl एक्वस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट भी पता चल गई। और कितना लिया हमने कहा सर 2 मोल, ठीक, 1 मोल जिंक था, 2 मोल आपका HCl था। जब इधर पहुंचे हमने कहा जिंक क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड के फिजिकल स्टेट आपने कह दिया सर एक्वस। अब मैंने पूछा कितना बना, आपने कहा सर 1 मोल बना, 1 मोल जिंक क्लोराइड बना। हमने पूछा हाइड्रोजन गैस कितनी बनी, आपने कहा सर 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनी, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनी। तो आप सीधा सीधा गिन सकते हैं डायरेक्ट। तो कई सारे यूज आ गए, देखो कई सारे यूज आ गए। इतनी चीजें अगर आप किसी रिएक्शन में स्टेटमेंट में लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत लेंदी हो जाता। तो हमने कहा क्या, हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे। उसको कैसे करेंगे बच्चों, शॉर्ट में लिख देंगे, सिंबल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों, सिंबल्स के फॉर्म में। तो आपसे एग्जाम में आएगा तो सीधा सीधा लिख देना, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और एग्जाम्पल में यही टीप देना, आप लोग टीपने में उस्ताद हो, है ना, हो कि नहीं हो, बोलो हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ सर टीपने में उस्ताद है, उस्ताद बहुत अच्छे हो तुम लोग। चलो मैंने कहा अगली डेफिनेशन बच्चों आती है कि मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। बात ये आती है केमिकल इक्वेशन को लिखोगे कैसे, है ना, कैसे लिखोगे। तो आपके लिखने कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सर मुंह उठाया लिख दिया, रिएक्टेंट उधर लिख दो, प्रोडक्ट इधर लिख दो, रिएक्टेंट इधर लिख दो, एरो उधर बना दो। उल्टा नहीं करना है, हमको लिखने का एक प्रॉपर वे चाहिए। कैसा प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर तरीका किसको कहते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी डेफिनेशन सबसे ऊपर लिखा, द सब्सटेंस विच रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट होता है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। हमेशा किधर लिखो बच्चों, लेफ्ट साइड में। जैसे ये क्या है आपका, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और किस साइड में लिखा है, देखो इसको लेफ्ट कहते हो, इसको राइट कहते हो, है ना। अपना मुंह कॉपी की साइड में रखना, कॉपी की साइड में रखना, कॉपी से अपोजिट नहीं रखते। जब आपको लेफ्ट राइट देखना होता है बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना जब आपसे ये कहा जाए कि लेफ्ट और राइट बताओ कॉपी में किधर है, तो आप ये सीधा कॉपी की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे और अपना देखेंगे, आपका जिधर लेफ्ट होगा कह देंगे कॉपी का भी लेफ्ट उधर ही है। तो इसका लेफ्ट किधर गया, रिएक्टेंट इस साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में। फिर हमसे कहा गया कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। आपने कहा सर राइट साइड ये होती, तो राइट साइड में आपने क्या किया बच्चों, इक्वेशन लिख दी। राइट साइड में क्या किया, राइट साइड में आपने प्रोडक्ट लिख दिए, रिएक्टेंट लेफ्ट में और प्रोडक्ट आपके राइट में, रिएक्टेंट लेफ्ट में, प्रोडक्ट राइट में। फिर आपने कहा सर ऐसा है, जो एरो उसको कहाँ बनाएंगे, तो मैंने कहा एरो साइन जो होगा, एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना, राइट साइड। राइट साइड मतलब देखो बच्चों, जिस साइड में प्रोडक्ट है ना, जिस साइड में प्रोडक्ट है, या यूं कह दो कि जिस तरफ रिएक्शन जा रही, रिएक्शन किधर जा रही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रही, तो हमने कहा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जा रही है तो हमने एरो भी उसी डायरेक्शन में बना दिया, लेफ्ट टू राइट, और रखा कहाँ पर, मैंने कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मैंने एरो साइन को पुट कर दिया। बात समझ में आई बच्चों? तो हमारा जो आज का लेक्चर था इतना ही था। इसके आगे हम लोग इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन की बैलेंसिंग वगैरह, ठीक। तो लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक। रेगुलर टाइम पे क्लास किया करो, थोड़ा नोट्स बनाते रहना, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। चलो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।